नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अध्ययन कर रहे थे नगर पालिका अधिनियम 2009। इसकी धारा 3 तक हमने पढ़ ली थी। कल धारा 3 में जो अध्ययन किया था उसमें था नगर पालिका का परिसीमन। नगर पालिका परिसीमन हमने पढ़ा था। परिसीमन थोड़ा सा देख लेते हैं। वह परिसीमन वही था जिसमें नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है और परिवर्तन करने के बाद जो जो कंडीशन बनती है उन कंडीशन में उनका जो प्रतिनिधित्व है वो कैसे होगा, या फिर कोई नगर पालिका का दर्जा वापस लिया है तो उनके सदस्यों का क्या होगा, ये सब सारी चीज़ हमने धारा 3 तक अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम धारा 4। धारा 4 से शुरू करते हैं। तो धारा 4 में है नगर पालिका अधिनियम 2009 की अगर कोई धारा, जैसे अधिनियम 2009 है उसकी कोई भी एक धारा है और उसका कोई उपयोग नहीं है, मतलब कोई नगर पालिका अधिनियम में कोई धारा भी कोई काम में नहीं आ रही, निष्क्रिय है, या फिर उस क्षेत्र के लिए लागू नहीं हो रही जिस क्षेत्र पे नगर पालिका अभी है, तो उस धारा को राजस्थान सरकार अपने अधिसूचना पत्र में अधिसूचना जारी करके नगर पालिका को ये छूट दे सकती है कि वो इस धारा का प्रयोग ना करे या उसको लागू करने में उसको छूट प्रदान कर सकती है, उस धारा को निष्क्रिय कर सकती है। और वो धारा निष्क्रिय जब तक रहेगी जब तक नगर पालिका को राज्य सरकार का अगला आदेश जारी नहीं करती। जैसे नोट्स में देख लेते हैं। एक बार धारा 4 में दे रखा है नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुपयुक्त संचालन से छूट की शक्ति, अर्थात राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नगर पालिका को नगर पालिका अधिनियम 2009 के किसी प्रावधान के संचालन से छूट प्रदान कर सकती है। इसके बाद वह प्रावधान राज्य सरकार की अगली अधिसूचना तक निष्क्रिय रहेगा, जबकि उपधारा 1 के प्रावधान की जगह राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नया नियम बना सकती है। मतलब जो अधिनियम की धारा थी उसको अभी निष्क्रिय किया है, उसकी जगह राज्य सरकार एक अलग से भी कानून बनाकर लागू कर सकती है। ये सब निर्भर करेगा राज्य सरकार के ऊपर कि राज्य सरकार उसकी जगह क्या करना चाहती है। नेक्स्ट धारा 5। धारा 5 में है नगर पालिका की स्थापना और निगमन। नगर पालिका इसकी स्थापना मतलब स्थापना किस प्रकार होगी, कहाँ होगी, किस क्षेत्र में होगी, और उसका निगमन मतलब वो निगम होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हैं धारा 5 में। तो धारा 5 देखते हैं। पहले देखते हैं नगर पालिका की स्थापना। अगर कोई संक्रमित क्षेत्र है, संक्रमित क्षेत्र, संक्रमित मतलब गांव है और शहर शुरू हो रहा है, ऐसा क्षेत्र वो संक्रमित क्षेत्र श्रेणी में आता है। ऐसे क्षेत्र में, संक्रमित क्षेत्र में एक नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड कह दो या नगर पालिका कह दो, ऐसे क्षेत्र में नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। और अगर कोई दूसरा कोई अगर छोटा शहरी क्षेत्र है, छोटा शहरी क्षेत्र, अगर कोई दूसरा छोटा शहरी क्षेत्र है तो वहाँ स्थापना की जाएगी किसकी, नगर परिषद की। और तीसरा अगर कोई बड़ा शहर है, तीसरी कंडीशन बनती है कोई बड़ा शहर तो प्रत्येक बड़े शहर में स्थापना की जाएगी किसकी, नगर निगम की। 3 कंडीशन होगी, एक संक्रमित क्षेत्र, दूसरा बड़ा शहर, छोटा शहर, तीसरा बड़ा शहर। संक्रमित क्षेत्र में नगर पालिका बोर्ड, छोटे शहर में स्थापना की जाएगी किसकी, नगर परिषद की, और बड़े शहर में नगर निगम की। अब इसमें कौन कौन सी जगह क्या क्या कंडीशन बनेगी।
वो देखते हैं। जैसे अगर कोई संक्रमित क्षेत्र है, वहाँ पे नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जा रही है, तो उसमें उसको क्या क्या अधिकार होगा। एक तो सबसे पहले तो उसका एक शाश्वत उत्तराधिकारी होगा, मतलब जो भी अध्यक्ष वगैरह होता है वो इसका होगा नगर पालिका बोर्ड का। दूसरे निगमित निकाय होगी, मतलब इसको एक निगम माना जाएगा और निगमित निकाय होगी। एक मोहर होगी इसकी। ये सारी चीज़ें तीनों अप्लाई होगी। जैसे इसका एक कोई शाश्वत उत्तराधिकारी, शाश्वत उत्तराधिकारी मतलब उसका जो अध्यक्ष बनेगा, उपाध्यक्ष बनेगा, वो सब वो इसके लिए भी होगा, इसके लिए होगा, इसके लिए होगा। दो तीनों निगमित इकाई होगी, मतलब तीनों के तीनों क्या होंगे, निगम होंगे। इनकी सबकी एक एक मुहर होगी। और जिस क्षेत्र के नाम से नगर पालिका है, उस नगर पालिका के नाम से अगर कोई केस या मुकदमा होता है, तो वो मुकदमा उस नाम से दर्ज करवा सकते हैं। जैसे नगर पालिका बोर्ड पर भी, नगर परिषद भी, नगर निगम पर भी। और उसी ही नाम से वो निगमित निकाय जो होगी, उसी नाम से ये खुद भी किसी पे अगर मुकदमा चलाते हैं तो वो निकाय होगी। जैसे अगर किसी क्षेत्र की नगर पालिका है, तो उस क्षेत्र की नगर पालिका के नाम से ये भी किसी पे मुकदमा चला सकते हैं। और अगर इन पे कोई मुकदमा चलना है तो वो भी इस नाम से चलाया जा सकता है। थोड़ा इधर देखते हैं। जैसे प्रत्येक संक्रमित क्षेत्र में एक नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो एक निगमित निकाय होगी, यानी कि वो निगम होगा। एक शाश्वत उत्तराधिकारी होगा, अध्यक्ष होगा, सामान्य मोहर होगी उसकी, और एक कॉरपोरेट नाम होगा। दूसरा, जहाँ छोटा शहर है वहाँ नगर परिषद होगी। संक्रमित क्षेत्र में क्या होगी, नगर पालिका। छोटे शहर में नगर परिषद। और बड़े शहर में होगा क्या, नगर निगम। छोटे शहर में नगर परिषद की स्थापना होगी। ऐसी नगर परिषद शहर की नगर परिषद के नाम से निगमित निकाय होगी। एक उसकी मुहर होगी, शाश्वत उत्तराधिकारी होगा, और वह अपने कॉरपोरेट नाम से किसी पर मुकदमा चला सकता है तथा उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है उसी कॉरपोरेट नाम से। उपधारा 3, धारा 5 की उपधारा 3 में है, प्रत्येक बड़े शहर में एक नगर निगम की स्थापना होगी, और शहर के नगर निगम के नाम से जाना जाएगा। वही एक नगर निगमित निकाय होगा। इसका एक शासक उत्तराधिकारी होगा, सामान्य मुहर होगी, और वह अपने कॉरपोरेट नाम से मुकदमा कर सकता है तथा उस पर भी उसी नाम से मुकदमा किया जा सकता है। परंतु अगर इसमें जैसे धारा 5 की उपधारा 1 देख ली, 2 देख ली, 3 देख ली, लेकिन लास्ट में इसमें परंतु जुड़ा हुआ है। परंतु मतलब एक एक्स्ट्रा चीज़ है। एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, कोई ऐसा क्षेत्र है जो मान लो, जैसे किसी भी क्षेत्र का ऐसा क्षेत्र है जो सांस्कृतिक रूप से बहुत अलग ही महत्वपूर्ण है, या फिर उसका कोई ऐसा इतिहास रहा है जिसको अभी भी संजो कर रखा जा सकता है। अगर मान लो कोई भी इसका इतिहास है, पुराना इतिहास, जिसको अभी संजो कर रखा जा सकता है, या फिर वही क्षेत्र किसी पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर किसी अन्य महत्व से वो एक ऐतिहासिक स्थल है, तो ऐसे क्षेत्र को राज्य सरकार जो है वो किसी नगर पालिका या नगर परिषद, नगर निगम बनाने के बजाय एक विकास प्राधिकरण घोषित कर देती है। जैसे JDA है, जयपुर विकास प्राधिकरण, इस तरह से प्राधिकरण घोषित कर देती है। प्राधिकरण कैसा क्षेत्र होना चाहिए, जो सांस्कृतिक रूप से, जिसका एक सांस्कृतिक महत्व है, एक सांस्कृतिक महत्व है, या फिर उसका ऐतिहासिक महत्व होना चाहिए। जो ऐतिहासिक महत्व का क्षेत्र है या फिर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको क्या बनाया जाएगा, विकास प्राधिकरण। किसी शहरी क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या पर्यटन या अन्य समान महत्वों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार या उस क्षेत्र को विकास प्राधिकरण घोषित कर सकती है। ये अधिकार होगा किसको, राज्य सरकार को। नेक्स्ट लेते हैं नगर पालिका अधिनियम की धारा 6। धारा 6 थोड़ा ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट है। इसमें दे रखी है नगर पालिका की संरचना। नगर पालिका की संरचना कि नगर पालिका किस प्रकार बनेगी,
खास तौर पे इस पे इसके अंदर संरचना में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ दे रखी है खास तौर पे वो दे रखा है इसका प्रतिनिधित्व, यानी इसके जो क्षेत्र वार्ड वगैरह बटे हुए हैं उनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार करेंगे, कौन करेगा, कहाँ से किस क्षेत्र से कितने, वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। इसमें 3 प्रकार के सदस्य होंगे। एक तो होंगे निर्वाचित, दूसरे होंगे पदेन और तीसरे होंगे मनोनीत, जिनको मनोनीत किया जाएगा। मनोनीत, पदेन और निर्वाचित। निर्वाचित कम से कम 13 होते हैं, वार्डों की संख्या 13। पहले तो पिछले धारा में ये चीज़ पढ़ी थी कि वार्डों की संख्या कम से कम 13 होगी। तो कम से कम 13 सदस्य तो निर्वाचित होंगे ही। इससे ज़्यादा क्षेत्र के हिसाब से, वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया वो वहाँ पे बांटा जाएगा। दूसरा है पदेन। पदेन अधिकारी कौन होता है और मनोनीत कौन होता है। निर्वाचित को बाद में देखेंगे, पहले पदेन और मनोनीत देख लेते हैं। पदेन में सबसे पहले तो जैसे अगर किसी क्षेत्र में कोई विधानसभा क्षेत्र है, किसी विधानसभा के अंदर कोई नगर पालिका आ रही है, जैसे ये विधानसभा है और इस विधानसभा में एक नगर पालिका स्थित है, यहाँ पे मान लेते हैं। तो इस नगर विधानसभा क्षेत्र का जो एमएलए होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो भी इसका एक सदस्य होगा। मतलब इस नगर पालिका के अंडर में ये नगर परिषद आ रही है, नगर पालिका आ रही है, तो यहाँ का जो एमएलए है वो इस नगर पालिका का एक सदस्य माना जाएगा। दूसरा, यहाँ का जो सांसद है, इस नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो सांसद है, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी इसका पदेन सदस्य होगा। तो इसके 2 पदेन सदस्य हो गए, एक तो हो गया एमएलए और दूसरा हो गया वहाँ का एमपी। अब देखते हैं मनोनीत। मनोनीत अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नगर पालिका कानून का या फिर नगर पालिका प्रशासन जो है उसके बारे में विशेष ज्ञान रखता है, यानी अच्छा उसको ज्ञान है नगर पालिका प्रशासन के बारे में, तो ऐसे व्यक्तियों का निर्वाचन किया जा सकता है, मनोनीत किया जा सकता है। और इनकी संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या 3 होगी, या तो इनकी संख्या 3 होगी, या फिर जो निर्वाचित सदस्य है इनका 10%। जैसे मान लो इधर निर्वाचित सदस्य 15 है, तो 15 का 10% कितना हो गया? और इधर कम से कम 3 इधर से मनोनीत किया जा सकता है 3, या फिर इधर से इसका 10%। इनमें से जो कम होगा उनका मनोनयन किया जाएगा। 1500 का 10% अगर निकालते हैं तो कितना आएगा? 1.5 हो नहीं सकता, तो या तो 2 या फिर 1। तो इसमें से इधर 3 लेना पड़ रहा है, इधर 2 लेना पड़ रहा है, तो इसका 10% लिया जाएगा। अभी यदि जहाँ पे नगर पालिका के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका 10% इस 3 से ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 व्यक्तियों का मनोनयन किया जा सकता है। ये हो गए पदेन और मनोनीत। पदेन तो होते हैं वहाँ के एमएलए और एमपी, 2 तो ये हो गए। और मनोनीत होता है कम से कम 3 सदस्य या फिर निर्वाचित सदस्यों का 10%। इन दोनों में से जो कम होगा उतने लोगों का मनोनयन किया जाएगा। बचे निर्वाचित। निर्वाचित में कम से कम 13, क्योंकि वार्डों की संख्या पिछले अपन ने एक धारा में देखा था, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 13 होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होती है तो वहाँ की जनसंख्या पे डिपेंड करता है। इसमें दे रखा है अग्र लिखित नगर पालिका की संरचना, धारा 6। अगर लिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए पदेन मनोनीत सदस्यों के अलावा सभी सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा जो उनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा। वार्डों की संख्या कम से कम 13 होगी
उपधारा क की उपधारा एक की धारा क, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद या नगर निगम के प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार होगा। किस प्रकार होगा? नगर पालिका सदस्य 3 प्रकार से इनका प्रतिनिधित्व होगा, जिनमें पहले निर्वाचित है, दूसरे पदेन सदस्य, तीसरे मनोनीत सदस्य। निर्वाचित होगा जिनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हो रहा है। पदेन सदस्य जिस विधानसभा में वह नगर पालिका आती है उस विधानसभा का सदस्य भी संबंधित नगर पालिका का सदस्य होगा, मतलब एमएलए। दूसरा, संबंधित लोकसभा का सदस्य भी नगर पालिका का प्रतिनिधित्व करेगा, मतलब एमपी। और मनोनीत नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले 3 सदस्य या निर्वाचित सदस्यों का 10% जो भी कम हो उनका मनोनयन किया जाएगा। अब इनके बारे में कुछ शर्तें हैं आगे। जैसे जो मनोनीत सदस्य है, मनोनीत सदस्य इनका क्या है कि जो नगर पालिका की जो बैठक होती है, नगर पालिका की बैठक होती है, उनमें वोट करने का अधिकार नहीं है मनोनीत सदस्य को। और जो मनोनीत सदस्य हैं उनको पहला तो वोट करने का, नगर पालिका की जो बैठक है उनमें वोट का अधिकार नहीं है। दूसरा, इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता, मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल नहीं होता। राज्य सरकार तब अपनी इच्छा होती है तब इनको वहाँ से हटा सकती है। और तीसरा, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 और धारा 35, ये दोनों बंद जो है धारा 35 और धारा 24 में, वो मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों पर भी लागू होगा। अब ना ये धारा 24 और 35 डिटेल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इनमें नगर पालिका के सदस्य निर्वाचित होने या मनोनीत होने की जो कुछ योग्यताएं दे रखी है वो इसमें है। वो योग्यताएं पूरी करना मनोनीत सदस्यों को भी आवश्यक है, तो इसलिए इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी इतना थोड़ा सा ध्यान रखो। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित नहीं होता, राज्य सरकार कभी भी ना हटा सकती है। मनोनीत सदस्यों को नगर पालिका की बैठकों में मत करने का या वोट डालने का अधिकार नहीं है। तीसरा, धारा 24 और 35 के उपबंध नाम निर्दिष्ट यानी मनोनीत सदस्य पर भी लागू होंगे। इसमें सदस्यों की योग्यता संबंधित कुछ उपबंध दे रखे हैं। धारा 6 की उपधारा 2, नगर पालिका की स्थापना के पश्चात प्रत्येक जनगणना से पूर्व पूर्ण होने पर नगर पालिका की वार्डों की संख्या कम या ज़्यादा कर सकती है, परंतु वर्तमान पद अवधि समाप्त होने तक विद्यमान संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि जैसे कोई नगर पालिका है, इसकी जनसंख्या में वृद्धि हो गई, पहले सिर्फ इतने वार्ड थे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वार्ड थे पहले, वैसे कम से कम 13 होते हैं, तो ये मान लेते हैं 15। पहले 15 वार्ड थे नगर पालिका में, अब इनकी जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। जनसंख्या की वृद्धि होने के बाद अब वार्डों की संख्या हो गई 20। और मान लो जनगणना होती है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद जनगणना होती है। और इस नगर पालिका का कार्यकाल पूरा होने में, समाप्त होने में अभी 2 वर्ष बाकी है, और 2 वर्ष बाकी होने पर जनगणना होती है और वार्डों की संख्या बढ़कर हो जाती है 20। लेकिन जब तक ये बाकी के 2 साल पूरे नहीं हो जाते, जब तक 15 के 15 वार्ड यहाँ पर रहेंगे, कोई नया इलेक्शन नहीं होगा। यानी कि जो पहले से जो सदस्य हैं और वो अपना कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नगर पालिका की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वार्ड बढ़ा दे जाएंगे, लेकिन इनको लागू तभी किया जाएगा जब ये कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगला इलेक्शन होगा, उसमें निर्वाचन होगा, उस समय यहाँ पे 20 संख्या वार्डों की मानी जाएगी, यानी वार्डों की संख्या 20 तब से मानी जाएगी। यह होगी नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 की उपधारा 2 तक। आगे की उपधारा 3 4 5 ये सब देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रही है,
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आगे आगे आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी सुझाव है मेरे लिए, तो वो सादर आमंत्रित है। कृपया बताएं मेरे को कि मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ और क्या चीज़ ऐड कर सकता हूँ इसमें। धन्यवाद।